अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास मैट्रिक के एसएलओ से उसी चैप्टर को जिसमें हमने होम्योस्टैसिस को शुरू किया हुआ था, उसी को ही मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। आगे वाला एसएलओ लेकर आ रही हूँ। ये एसएलओ आप लोग रिलेट कर सकते हैं क्लास मैट्रिक के लिए या फिर मिडिल क्लास की किसी भी साइंस की क्लास से, जैसे 6 हो गए, 7th 8th हो गया, या फिर इसी एसएलओ को आप रिलेट कर सकते हैं या इसी टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं क्लास इंटर से। और फिर यही टॉपिक अगर आप एक्सटेंड करके ले जाएं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्किन, लंग्स, किडनी को और बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को रिलेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जितने भी टेस्ट होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वहाँ पर भी ये एसएलओ जो है आप रिलेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था एसएलओ की हिसाब से, जिसमें मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि होम्योस्टेसिस इन अ ह्यूमन जो है वो हमारे पास 11.3.1 का एसएलओ है। तो इस एसएलओ की बुनियाद पर हम लोगों ने पहले जो है डिस्कशन में लाया हुआ था कि हमारे पास जो होती है तीन जो होती है होम्योस्टेसिस की ह्यूमन से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ऑर्गन्स के हिसाब से, उनको ही आगे लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि स्किन जो है वो हमारा होम्योस्टेसिस ह्यूमन के अंदर पढ़ाया जाता है कि स्किन भी जो है होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्किन के हमारे पास दो ही लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव लिहाज से काम करती है और उसके अंदर कोई भी ब्लड वीजल टाइप की मटेरियल या आप यूँ समझ लें सपोर्ट मौजूद नहीं होती है। दूसरा हमारे पास जो लेयर आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डर्मिस। अब डर्मिस जो है हमारे पास वो इनर लेयर कहलाती है, ठीक है। आउटर लेयर हो गई एपिडर्मिस, क्योंकि वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि एपी मीन अबव, ठीक है, जो विदाउट ब्लड वेसल की होगी। तो आप इसका कॉन्ट्रास्ट बना लें कि अगर डर्मिस हो रही है तो डर्मिस के अंदर हमारे पास क्या होंगी, ब्लड वेसल्स मौजूद है, ठीक है, जिसमें खून बह रहा है। हमारा सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, हेयर होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। यानी कि इन सब की मौजूदगी से हमें ये मालूम हो रहा है कि डर्मिस जो है वो लिविंग हो गई, ठीक है। बाकी जो एपिडर्मिस से ब्लड का सप्लाई नहीं आ रहा, अगर कहीं से टूट गई तो वो सपोर्ट में वापस बन सकती है, लेकिन वो एज कंपेयर टू डर्मिस की तरह काम नहीं दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि होम्योस्टेसिस का रिलेशन बनाना है यहाँ पर आकर। स्किन जो है वो रेगुलेट करती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को। अब ये अलग से एक एसएलओ है कि बॉडी टेम्परेचर को स्किन किस तरीके से रिलेट करती है, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर थिन लेयर होते हैं डर्मिस में जो इंसुलेट करते हैं बॉडी, इंसुलेट बॉडी करते हैं, फैट सेल्स मौजूद होते हैं, मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ना होता है जो अटैच होते हैं हमारे हेयर के साथ ही, जहाँ पर गूज बम्प्स बनते हैं। अब यहाँ पर देख लें, गूज बम्प्स को मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल छोटा सा एक डेफिनेशन के तौर पर यानी मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करने के लिए लिखा हुआ है कि ये रफनेस होती है हमारे स्किन की, जहाँ पर हमारे स्किन की इरेक्शन होती है। जो स्किन लेयर होती है वहाँ पर पेपिलिया मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर कोल्डनेस हो गया, फियर हो गया, सडन फीलिंग्स हो गई, कोई भी एक्साइटमेंट हो गई, तो वहाँ पर जब ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं या महसूस करते हैं तो वहाँ पर गूज बम्स हमारे जो होते हैं, रफनेस ऑफ स्किन वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे ब्लैंकेट होता है वार्म एयर की तरह जो क्रिएट किया होता है इंसुलेटिंग आर्गन के तौर पर। दरअसल ये सारे जो है हम लोग जो ये मैं पंजाब टेक्स्ट बुक का जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो पीडीएफ बुक शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर ये एक्चुअली बुक की वो क्या हो गई, स्किन के फंक्शन हो गए, ठीक है। अब आगे चल के अगर देखें कि और कौन कौन से फंक्शन हमारी स्किन परफॉर्म करती है, तो सिमिलरली हमारी जो स्किन होती है वो हमें हेल्प करती है कूलिंग इफेक्ट से। अब पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि ऑयल ग्लैंड मौजूद होता है, स्वेट ग्लैंड मौजूद होती है, तो ये हमारे पास इस यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट डेवलप करेगी, स्वेटिंग होगी, स्वेट ग्लैंड की मदद से पसीना निकलेगा, तो जाहिर सी बात है बॉडी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कूलिंग इफेक्ट आता है बॉडी पर।
एवापोरेशन हो जाती है, हीट जो जितनी भी होती है पसीने की सूरत में जब निकलेगा तो बॉडी पर इफ़ेक्ट आएगा, ठंडक महसूस होगी। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, जो बॉडी में पसीने के ज़रिए रिमूव होंगे या स्वेटिंग के ज़रिए रिमूव होते हैं जो वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाएंगे, जिसमें वाटर हो गया, सॉल्ट हो गई, और हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड भी स्वेट के ज़रिए रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी बुक का रेफरेंस देखें तो इस बुक ने वेरी सिंपली बस ये बता दिया है कि हमारे पास जो दूसरा ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं लंग्स, वो सिंपली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, जाहिर सी बात है, वो इनहेल जितने भी गैसेस होते हैं तो वापस टिश्यू से जितने कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्यूमुलेट होती है, जमा होती है, वो हमारे लंग्स में आकर हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है। अब अगर देखें कि पिछले कोर्सेज के अंदर 0.03 लिखा होता था, फिर वो 3% के तौर पर निकल जाती थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से, फिर अब जो अपडेट आई हुई है बुक की उसमें लिखा हुआ है 0.04% हम इनहेल करते हैं, और टिश्यू की जमा पूंजी के साथ जो निकलता है वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। लेकिन आज वाले SLOs को कवर करने के लिए मैंने सिंध बोर्ड की बुक का भी रेफरेंस आपके लिए रखा हुआ है। सबसे पहले हम स्किन वाले टॉपिक को कवर कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी शेयरिंग के लिए एक मटेरियल कलेक्ट किया हुआ है, ये सिंध बोर्ड से ही मैंने लिया हुआ है। हमारे पास SLO है कि रिलेट करें फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का विथ इट्स फंक्शन टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पर दरअसल पॉइंट आ रहे हैं 3 पॉइंट, जिनके बिहाफ पर हम लोग ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेगुलेट किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर होगा, जिससे हमारी बॉडी का पूरा सेटअप जो है वो बिल्कुल नॉर्मली मूव कर सकता है। अब सबसे पहले देख लें, स्किन है जो खुद एक हमारी बॉडी का ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, ठीक। अब रेगुलेट क्या करना है स्किन को, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। अब नॉर्मल टेम्परेचर जो सेट पॉइंट पर हमारा होता है, जो डिटेक्ट कर सकता है रिसेप्टर हमारे, वो होता है तकरीबन 37 सेंटीग्रेड का। ठीक है, अब अगर यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर, या फिर वो टेम्परेचर हमारा जो है अगर इंक्रीज़ हो रहा है या हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन दोनों को जो है वो रिसेप्टर्स जो है रिसीव करके इसी चेंज को नर्व इम्पल्स के ज़रिए ब्रेन तक भेजेंगे। ठीक है, अब ब्रेन तक जब जाएगा तो फीडबैक मैकेनिज़्म जनरेट होगा और करेक्शन हो जाएगी टोटल टेम्परेचर की। अगर वो डिक्रीज़ हुआ है तो वापस वो नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाएगा, अगर इंक्रीज़ हुआ है तो दोबारा से वो सेट पॉइंट पर आ सकता है। ये हमारी स्किन के साथ ही जो पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वहाँ पर मौजूद होते नर्व्स एंडिंग मौजूद होती हैं, वो रिसेप्टर से रिसीव करेंगी मैसेज को। अब देखिए, रिसेप्टर ने बताया कि इंक्रीज़ हो गया टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल सेंड करेगा नर्व इम्पल्स किसकी तरफ, जाहिर सी बात है ब्रेन की तरफ वो भेजेगा मैसेज, और ब्रेन उसको वापस सेट पॉइंट पर लाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वहाँ पर थर्मो रेगुलेटर मौजूद होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और अगर 37 की डिक्रीज से दोबारा क्या हो गया, सेट पॉइंट पर आ गया, तो ये कहलाता है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म। अगर इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर और इंक्रीज टेम्परेचर से दोबारा सेट पॉइंट पर आ गया, तो इसी को ही हम लोग नाम दे देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म का, क्योंकि टेम्परेचर की यहाँ पर क्या हो जाएगी, टोटल करेक्शन हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आ रहा है कि जर्नल, जैसे पहले मैंने आपके साथ इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया हुआ था कि आइडेंटिफाई करें मेजर ऑर्गन्स को। ठीक है, अब मेजर ऑर्गन पहला तो हमने कवर कर लिया स्किन, दूसरा हमारा लंग्स था, जो बुक हमने रेफ़र करते रेगुलर क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो होता है, वो कर लिया है हमने लंग्स के हिसाब से। बाकी रहता है किडनी। लेकिन लंग्स की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर एक दो चीज़ें रहती हैं जिनको मैंने अभी और डिफ़ाइन करना है दूसरी वाले टेक्स्ट बुक से, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ बयान की हुई है, SLO हमारे पास हम जो शेयर करने जा रहे हैं वो 11.3.3 है। यहाँ पर लिखा है रोल ऑफ लंग्स टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो टू सर्टेन लेवल। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर सलाहियत मौजूद होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की लो, अगर हाई कंसंट्रेशन है तो वापस उसको किस तरीके से लाए आगे, उसको लो की सतह पर ला सकता है। अब देखिए, टिश्यू भी मौजूद है, सेल्स भी हैं,
लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी है ह्यूमन बीइंग की फॉर एग्जांपल, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, यकीनन यहाँ पर चल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोब का मतलब, एरोब्स मीन होती है एयर, बायोस बिक निकला हुआ है बायोस से, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुई वो जाएगी टिश्यू के जरिए ब्लड कैपिलरीज में। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा डिफ्यूज होगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जब हो रही है तो वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। 2 पॉइंट याद कर लें आप कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, ब्लड के अंदर पास हुआ कैपिलरीज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन होती है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक। अब कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमेशा जब बनेगा तो वहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं हम लोग, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब ये प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी के अंदर। कार्बोनिक एसिड जो है वो टूटेगा हाइड्रोजन और बाइकार्बोनिक आयंस के अंदर, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसकी लेवल जो होती है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है रिसेप्टर या डिटेक्टर्स। वो डिटेक्टर से हमारे पास दो, एक को बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज और दूसरे को बोलते हैं एरोटिक बॉडीज। अब ये सारे प्रोसेस हम लोग आरबीसी और प्लस में टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक। तो कार्बोनिक के अंदर अब कार्बोनिक जो बाइकार्बोनेट जो आयंस थे वो क्या हो गए, कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हो गया हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में। हाइड्रोजन की जो है वो कंसंट्रेशन मॉनिटर हो रही है, कौन मॉनिटर कर रहा है भाई, रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारे पास कितनी बॉडीज हैं, 2 बॉडीज का नाम है, एक को बोलते हैं कैरोटिड बॉडी, दूसरे को बोलते हैं एरोटिक बॉडी, सही है। अब बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे आरबीसी के अंदर, आरबीसी की ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब हम सबको पता है, अगर 9th वाला आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं तो ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो फ्लूइड है ट्रांसपोर्ट का, जिसको फ्लूइड बोलते हैं, वो एक्चुअली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ब्लड, दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अब ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर जा रहा है, स्मॉल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है डिजोल्व हो जाएगा आरबीसीज के अंदर और वो लंग्स के अंदर पहुंचकर बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। आरबीसी दोबारा उसको कन्वर्ट करेगी कार्बोनिक एसिड में और वो चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से फिर वो एल्वेलाई के अंदर आकर एक्सपेल आउट हो जाएगी हमारी ब्रीदिंग आउट या एक्सहेल के जरिए, ठीक है। यानी आपने याद करना है कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन मॉनिटर करेगी 2 बॉडीज कैरोटिड और एरोटिक, दोबारा कार्बोनिक एसिड बनेगा, बनने के बाद वो एल्वेलाई के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से उसको रिमूव आउट कर लेंगी, किसके जरिए, एक्सहेल के जरिए, एक्सपेल के जरिए, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ब्लड के अंदर तो आपने याद रखना है कि ब्लड की पीएच जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड की जो पीएच इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर यकीनन रिसेप्टर्स मौजूद है जो कंट्रोल सेंटर ब्रेन को मैसेज सेंड कर देंगे और वहाँ पर ब्रीदिंग रेट में कार्बन डाइऑक्साइड को एफिशिएंटली एक्सपेल आउट किया जाएगा। क्योंकि बड़ा था कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक नॉर्मल एक डायग्राम दी हुई है। लंग्स हमेशा ऑक्सीजन को सेंड कर देता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये जा रही है ऑक्सीजन आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज जो है वो डिफ्यूज हो रही है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। यहाँ पर लिवर दिखाया हुआ है, स्टमक दिखाई हुई है, पेनक्रियाज दिखाई हुई है। जब यहाँ से ये पास हो जाएंगी ऑक्सीजन वगैरह तो बाद में ये जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सूरत में। बाकी जो मटेरियल बचेगा या एक्यूमुलेशन करेगी बॉडी के ऑर्गन या जो न्यू ब्लड सेल आ रहा है वो बॉडी से, उसके अंदर क्या मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगी, लंग्स के अंदर जमा होगी और लंग्स उसको एक्सपेल आउट कर देगा। लास्ट वाले ऐसे लोग को पूछा गया था कि रोल ऑफ किडनी बताएं इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन। अब देखिए ब्लड कंपोजिशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये भी 9th के उसी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ब्लड जो है हमारे पास वो है फ्लूइड, ठीक है।
फ्लूइड के अंदर क्या मौजूद है, सेल्स मौजूद है, ब्लड है, प्लस में प्लाज्मा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वाटर भी होगा और प्लस में सॉल्यूट्स भी होंगे, और सॉल्यूट्स के अंदर सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटाशियम मौजूद है, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल मौजूद है जो बॉडी अपने अंदर नहीं रख सकता, उसको रिमूव करने हैं, ठीक है। अब लिवर क्या करता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, उनको ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड के जरिए। अमाइनो एसिड वहाँ पर मौजूद होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं अमाइनो एसिड की कंपोजिशन, फर्स्ट ईयर वाले कोर्स के अंदर भी ये सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। मुख्तलिफ डिफरेंट सॉल्यूट्स जो हैं वो हमारे फूड से भी लिए गए, जैसे पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम वगैरह है, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सोल्यूट नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। तो किडनी के दो मेन फंक्शन होते हैं, जो अब अगर हम चलें किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, जो उनके मेन फंक्शन के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ाया जाता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको, सिंपल फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो उनके 2 से 4 स्टेप्स होते हैं जो किडनी अपने अंदर नेफ्रॉन्स की मदद से काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे। ये सारे जो ऊपर मटेरियल लिखे हुए सारे फिल्टर और रीअब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है, ये किडनी करवाए। तो ब्लड की जाहिर सी बात है जो कंपोजिशन होगी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी ड्यू टू हेल्प ऑफ किडनी की फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के जरिए, ठीक है। तो ये वही SLOA तकरीबन 11.3.1 से शुरू हो रहा था और 11.3.4 तक आकर ख़त्म हो रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, नंबर 1 स्किन के ज़रिए, नंबर 2 लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन सर्टेन लेवल की हिसाब से, लंग्स जो होते हैं वो लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कैसे मेंटेन करते हैं। तो तीसरा पॉइंट था कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड कंपोजिशन। ये तीनों आकर यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं आज वाले SLO के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।